बदनाम बस्ती के मोड़ पर पहुंचते ही सुमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चोर निगाहों से इधर उधर देखा। आसपास किसी को ना देखकर उसने एक रिक्शा वाले से धीमी आवाज में पूछा, बदनाम बस्ती चलोगे? चलूंगा, पर 20 रुपए लूंगा, रिक्शा वाला बोला। अरे भाई, रुपए की तुम चिंता क्यों करते हो? पहले जल्दी यहाँ से चलो तो सही, सुमित रिक्शा पर बैठता हुआ बोला। कुछ पल बाद ही रिक्शा बदनाम बस्ती की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 15 मिनट बाद रिक्शा रुका। उतरिए साहब, रिक्शे वाला गमछे से पसीना पोंछते हुए बोला। सुमित जल्दी से नीचे उतरा, रिक्शे वाले को 20 रुपए का नोट थमाया और तेजी से बदनाम बस्ती में चला गया। कच्ची सड़क के दोनों किनारों पर कई झोपड़ियां थीं। उनके बाहर लड़कियां सज धज कर बैठी थी। कभी कभी सुमित चोर निगाहों से उन लड़कियों की तरफ देख लेता। नजर मिलते ही लड़कियां उसको इशारे से अपने पास बुलाती, पर सुमित उनके मनमोहक इशारों को नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ता रहा। वो सीधा सुचित्रा की झोपड़ी के पास रुका। झोपड़ी के बाहर सुचित्रा को ना देख हौले से आवाज दी। अगले ही पल मामूली सी साड़ी अपने जिस्म पर लपेटे एक जवान लड़की उस झोपड़ी से बाहर निकली। सुमित पर नजर पड़ते ही उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई। सुचित्रा बला की खूबसूरत थी। गोरा लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और लंबाई भी अच्छी। उसकी देह में एक कशिश थी, बड़े उभार, पतली कमर और जैसे तरासा हुआ बदन। तुम आ गए सुमित, तुम्हारे इंतजार में मैं बेकरार हो जाती हूँ, सुचित्रा वापस अपनी झोपड़ी में घुसते हुए बोली। झोपड़ी में घुसते ही फूलों की भीनी भीनी खुशबू सुमित के दिलो दिमाग में समाती चली गई। देखो सुमित, आज मैंने तुम्हारे लिए अपनी झोपड़ी को फूलों से सजाया है, सुचित्रा चारपाई पर बैठते हुए बोली। सुमित उसके पास बैठ गया। सुचित्रा की हथेलियों को अपने हाथों में लेकर वो एक टक उसके चेहरे को देखने लगा। आज तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? सुचित्रा चेहरे पर आ गई लटों को समेटती हुई बोली। पिछले कई दिनों से मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था, पर पूछ नहीं पाया, सुमित बोला। क्या पूछना चाहते हो? पूछो ना, हिचकिचाहट कैची? तुम तो जानते ही हो कि तुमसे मिलने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। मैं ये पूछना चाहता था कि तुम इस बस्ती में कैसे आ गई? तुम्हारी क्या मजबूरियां थी जो तुम्हें यहाँ खींच लाई? क्या तुम शौक से? सुमित ने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं सुमित, कोई लड़की शौक से अपना जिस्म नहीं बेचती। इस पेशे से जुड़ने से पहले मैं भी एक भोली भाली और शरीफ लड़की थी। मेरा गांव नदी के किनारे बसा था। मेरे पिताजी एक अच्छे किसान थे। एक बार अचानक मेरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया और हमारा सब कुछ बह गया। मेरे माँ बाप भी बाढ़ के पानी में हमेशा के लिए बह गए। किसी तरह मैं बच गई, पर मैं अनाथ हो चुकी थी। माँ बाप के गुजरने के बाद मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया। मैं सड़कों पर भटकने लगी। पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि कोई नौकरी ढूंढ लेती। फिर भी कई लोगों से मैंने काम मांगा, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। हर कोई मेरे जिस्म को ही घूरता रहता, मानो मैं कोई खूबसूरत पंछी हूँ और वे लोग शिकारी। मैंने इज्जत की रोटी खाने की बहुत कोशिश की, पर कामयाब ना हो सकी। हवस के पुजारियों ने मुझे इज्जत से जीने ही नहीं दिया। मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी, मेरी इज्जत सब नीलाम हो गई। मैं कुछ ना कर सकी। घायल पंछी की तरह सिर्फ फड़फड़ा कर रह गई। अब जिंदा रहने के लिए रोटी की जरूरत तो होती ही है। जब मेरी इज्जत ही खत्म हो गई तो इज्जत की रोटी खाने कौन देता? मैं मजबूर होकर इस बस्ती में आ गई। सुचित्रा की आंखों में आंसू भर आए थे। सुचित्रा की दर्द भरी कहानी सुनकर सुमित की आंखें भी डबडबा आईं। कुछ देर तक झोपड़ी में खामोशी छाई रही। सुचित्रा, मैं तुम्हें ऐसी घटिया जिंदगी नहीं जीने दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? सुमित ने खामोशी तोड़ी। सुचित्रा कुछ ना बोली। सुमित ने फिर पूछा, बोलो सुचित्रा, क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? नहीं सुमित, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। मैं तो अपना सब कुछ गवा बैठी हूँ। मैं तो कोयले की तरह काली हो चुकी हूँ
उस पर कितना ही साबुन रगड़ो कालिक धुल नहीं सकती। सुचित्रा मायूस होकर बोली। पर सुचित्रा, फूल तो आखिर फूल ही होता है, उसकी खूबसूरती को कोई छीन नहीं सकता, उसकी खुशबू को कोई खत्म नहीं कर सकता। जानती हो, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो उसी दिन मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। पर बार बार मेरे मन में यही सवाल उठता था कि तुम इस बस्ती में क्यों आई, कैसे आई। आज मुझे उन सवालों के जवाब मिल गए हैं। पर क्या तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए राजी हो जाएंगे? क्या तुम्हारा समाज ये बर्दाश्त कर सकेगा? मुझे उन सब की परवाह नहीं। कोई कुछ भी कहे, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं। तुम सिर्फ हाँ कर दो। बस नौकरी मिलते ही मैं तुम्हें डोली में बैठाकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगा। हमारा अपना घर होगा, वहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे और होगा हमारा प्यार। सुमित ख्यालों में खो गया। मुझे ऐसे सपने ना दिखाओ सुमित, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। सुचित्रा उससे लिपट गई। यह सपना नहीं है पगली, मैं सचमुच तुमसे ब्याह करूंगा। सुमित ने सुचित्रा को अपनी बाहों में कस लिया। सुमित देखो, बाहर कैसी चांदनी छिटकी हुई है, कितना खूबसूरत नजारा है। सुचित्रा सुमित की बाहों से निकलकर झोपड़ी के बाहर देखती हुई बोली। तेरे चेहरे से तो नजर ही नहीं हटती, बाहर का नजारा मैं क्या देखूं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहकर सुमित चारपाई से उठ खड़ा हुआ और झोपड़ी से बाहर निकलकर तेजी से कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने लगा। सुचित्रा मुस्कुराते हुए सुमित को जाते हुए देखती रही। कुछ ही मिनटों में सुमित उसकी आंखों से ओझल हो गया। समय अपनी रफ्तार से सरकता रहा। सुमित रोज सुचित्रा से मिलने आता, सब कुछ भूलकर दोनों प्यार के सागर में खो जाते। फिर एक दिन सुमित को नौकरी भी मिल गई। वो बहुत खुश हुआ। सुचित्रा को ये खुशखबरी देने वो तेजी से बदनाम बस्ती की तरफ चल पड़ा। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो बदनाम बस्ती कब पहुंच गया उसे कुछ पता ही ना चला। सुचित्रा की झोपड़ी के पास लड़कियों की भीड़ देखकर वो सकपका गया। तकरीबन दौड़ता हुआ वो झोपड़ी के भीतर घुस गया। वहां का नजारा देखते ही उसका दिल दहल गया। सुचित्रा खून से लथपथ पड़ी थी। पास ही खून से सनी शराब की टूटी हुई बोतल पड़ी थी। आसपास कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। वो मौत से लड़ रही थी। सुमित सुचित्रा के सिरहाने बैठ गया। उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, ये क्या हो गया सुचित्रा? आज तो मैं तुम्हें अपनी नौकरी की खुशखबरी देने आया था। पर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सुचित्रा आखिरी सांसें गिन रही थी। वो टूटे हुए शब्दों में बोली, मुझे माफ कर देना सुमित, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा ना कर सकी। अचानक सुचित्रा की आवाज बंद हो गई और उसका सिर सुमित की गोद में लुढ़क गया। सुमित फफक कर रो पड़ा। कभी वो इधर उधर बिखरे कांच के टुकड़ों को देखता तो कभी खून के धब्बों को। घूम फिरकर उसकी नजर सुचित्रा के मासूम चेहरे पर अटक जाती। किसी तरह उसने अपने आप को संभालते हुए एक लड़की से पूछा, सुचित्रा की हालत कैसे हुई? वो लड़की बोली, अभी कुछ देर पहले नशे में झूमता हुआ एक आदमी यहाँ आया था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। सुचित्रा की झोपड़ी में वो घुस गया। फिर हम लोगों को झोपड़ी से शोरगुल सुनाई दिया। शायद सुचित्रा उसे अपना जिस्म बेचने से इनकार कर रही थी। धीरे धीरे आवाज तेज होती चली गई। फिर अचानक सुचित्रा की चीख गूंज उठी। जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो सब कुछ खत्म हो चुका था। सुचित्रा खून से लथपथ पड़ी थी। शराबी का कहीं पता ना था। सुचित्रा का अंतिम संस्कार करके सुमित जब शमशान से लौटा तो उसके कदम शराब की दुकान की तरफ बढ़ चले। दुकान के पास पहुंचते ही वो अचानक ठठक गया। नहीं नहीं, मैं अपना गम भुलाने के लिए कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। इसी शराब के नशे में उस जालिम ने मेरी सुचित्रा को मार डाला। अगर वो नशे में ना होता तो शायद। नहीं, मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मन ही मन फैसला करके सुमित वापस मुड़ गया। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।